हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग समझेंगे क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को। मेरा लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में बताया था कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं एबनॉर्मल पर्सनालिटी के, और क्या टाइप्स होते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर के। हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो हैं उन्हें 3 क्लस्टर में डिवाइड किया गया है। DSM-5 के हिसाब से टोटल 10 पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं और उन्हें 3 क्लस्टर में डिवाइड किया गया है, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी एंड क्लस्टर सी। आज हमारा मेन फोकस रहेगा क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स पे। क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर को ऑड और इसेंट्रिक डिसऑर्डर बोला जाता है और मोस्टली शिज़ोफ्रेनिक कंटिन्यूम पे ये सारे डिसऑर्डर्स आते हैं। इस डिसऑर्डर का इम्पॉर्टेंट फीचर है, इस क्लस्टर में जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनका कॉमन फीचर होता है कि वो सोशली विथड्रॉल होते हैं पीपल एंड सोशल ऑकवर्डनेस होती है उनके अंदर। क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में जितने भी सब टाइप्स आते हैं उन सब में इम्पॉर्टेंटली जो फीचर होता है डिस्टॉर्टेड थिंकिंग का होता है। दैट मीन्स जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि टोटल 4 फीचर्स होते हैं, rigid, extreme and distorted thinking pattern, number 1 feature. Number 2, problematic emotional response pattern. Number 3, impulse control problem. And number 4 is the significant interpersonal problem. जो भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है उसमें इसमें से कम 2 फीचर्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हम उसे कहेंगे कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जितने भी डिसऑर्डर्स आते हैं वो डोमिनेट करते हैं डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पे। दैट मीन्स कि मोस्टली उसमें जितने भी सब टाइप्स हैं उन सब में थॉट पैटर्न डिस्टॉर्टेड रहता है। क्लस्टर ए में 3 टाइप के डिसऑर्डर्स आते हैं, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, शिज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड शिज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से अगर आप देखेंगे तो अलग अलग इमेजेस अलग अलग डिसऑर्डर के लिए है। पैरानॉइड वाले को आप देखेंगे इमेज को तो थोड़ा सा गुस्से में, थोड़ा सा अग्रेसिव। शिज़ॉइड और शिज़ोटाइपल भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और बॉडी लैंग्वेज को शो कर रहे हैं। नाउ क्लस्टर ए में पहला जो डिसऑर्डर है दैट इज पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। जब किसी इंडिविजुअल को लंबे समय से उसके अंदर एक पैटर्न आ रहा है कि वो सभी लोगों को शक की नज़रों से देखता है, सभी लोगों पे वो विश्वास नहीं करता है, ऐसी मेंटल कंडीशन को पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। जिन इंडिविजुअल्स में पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर डायग्नोस होता है वो मोस्टली हॉस्टाइल होते हैं, गुस्सा बहुत आता है, इरिटेबल होते हैं, चिड़चिड़ाते रहते हैं। मोस्टली पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स से सफ़र करने वाले इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो अपनी खुद की फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते हैं और वो दूसरों पे असाइन कर देते हैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। मोस्टली पैथोलॉजिकली जेलस स्पाउसेस, रेसिस्ट, इनजस्टिस कलेक्टर्स, ऐसे लोगों में पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। नाउ अगर हम बात करें एपिडेमियोलॉजी की, दैट मीन्स कि
कहाँ कहाँ तक स्प्रेडेड है, कितने % पॉपुलेशन में पाया जाता है, किस तरीके के लोगों में ये पाया जाता है। सो जनरल पॉपुलेशन का 2 से 4% लोगों में ये डिसऑर्डर पाया जाता है। मोस्टली कॉमनली ये डिसऑर्डर मेल्स के अंदर डायग्नोस होता है एज़ कंपेयर टू फीमेल्स। जितनी भी अभी तक क्लिनिकली टेस्टेड डायग्नोसिस हुए हैं उनमें मैन में ये डिसऑर्डर ज़्यादा पाया गया है फीमेल्स के कंपैरिजन में। ऐसे अगर बात करी जाए तो वो सारे लोग जो माइनॉरिटी ग्रुप में आते हैं, जो इमिग्रेंट्स होते हैं, जो अप्रवासी जिन्हें कहते हैं, एक तरह जगह से दूसरी जगह जो आते हैं, या जो पर्सन सुन नहीं सकते हैं, उन लोगों में ये डिसऑर्डर ज़्यादा पाया जाता है एज़ कंपेयर टू दी जनरल पॉपुलेशन। सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर की जो करेक्टरिस्टिक है वो इस डिसऑर्डर की भी है कि इसकी जो सिम्टम्स होते हैं वो अर्ली एडल्टहुड में डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं और अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कंटेक्स्ट में दिखना भी चालू हो जाते हैं। ना इसके डायग्नोसिस की अगर बात करें तो DSM-5 का एक क्राइटेरिया है और एक क्राइटेरिया ICD-10 का दिया हुआ है। सो ICD-10 ने जो क्राइटेरिया दिया हुआ है मोस्टली वो क्लिनिकल फीचर्स ही हैं पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के, उसको हम अभी थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि DSM-5 ने क्या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया दिया है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए। सो DSM-5 के अनुसार जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें अर्ली एडल्टहुड में वैरायटी ऑफ कंटेक्स्ट में कुछ सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं। परवेसिव डिस्ट्रस्ट और सस्पिशियसनेस टुवर्ड्स अदर्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर नज़र आने लगता है। वो 4 या इनसे ज़्यादा कंडीशंस में दिखने लगता है। नंबर 1, suspects without sufficient basis that others are exploiting, harming or deceiving him or her। इंडिविजुअल को ऐसा शक होने लगता है कि दूसरे लोग उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उन्हें हार्म कर रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं। उसके पीछे कोई लॉजिकल रीज़न नहीं होता है, कोई सफिशिएंट प्रूफ्स नहीं होते हैं, एविडेंसेस नहीं होते हैं, बट फिर भी उन्हें डाउट होता है। नंबर 2, individual is preoccupied with unjustified doubts about the loyalty or trustworthiness of friends or associate। That means what? कि जो भी इंडिविजुअल जिसको पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है वो अपने फ्रेंड्स या फ्रेंडली जितने भी एसोसिएट्स हैं उनकी लॉयल्टी, उनकी ट्रस्टवर्दीनेस पे बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी लॉजिकल रीज़न के डाउटफुल रहते हैं। पहले से ही वो माइंडसेट उनका रहता है कि ये फ्रेंड, मेरा फ्रेंड लॉयल नहीं है या ट्रस्टवर्दी नहीं है। नंबर 3, इज़ रिलक्टेंट टू कन्फाइड इन अदर्स बिकॉज ऑफ अनवारंटेड फियर दैट द इंफॉर्मेशन विल बी यूज्ड मैलिशियसली अगेंस्ट हिम और हर। दैट मीन्स वॉट? कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं इस डिसऑर्डर में वो अपनी कोई भी प्राइवेट मैटर या सीक्रेट थिंग्स को लोगों के साथ नहीं शेयर करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाला जो है, उन्हें एक डर सा बैठ जाता है कि अगर मैंने ये बात दूसरे व्यक्ति को बता दी या अपने फ्रेंड को बता दी तो वो उसका मिसयूज़ कर सकता है और मेरे अगेंस्ट उसे यूज़ कर सकता है। सो दैट्स वाई वो रिलक्टेंट रहते हैं, शेयर नहीं करते हैं अपने कोई भी सीक्रेट्स या प्राइवेट जितनी भी बातें होती हैं। नंबर 4, रीड्स हिडन डिमीनिंग और थ्रेटनिंग मीनिंग्स इनटू बेनिग्न रिमार्क्स और इवेंट्स। मतलब क्या हुआ इसका कि
कोई भी व्यक्ति, कोई भी अदर इंडिविजुअल अगर जेंटल और काइंड रिमार्क भी अगर बोलता है या उसके सामने जेस्चर शो करता है, तो भी वो उसमें हिडन नेगेटिव मीनिंग्स निकाल लेते हैं या फियरफुल या थ्रेटफुल मीनिंग उन बातों के निकाल लेते हैं. परसिस्टेंटली बेयर ग्रजेस मतलब कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली ग्रजेस को अपने अंदर रखते हैं, किसी भी प्रकार की इंसल्ट को या किसी भी प्रकार की इंजरी को भूलते नहीं हैं, लोगों को माफ़ नहीं कर पाते हैं और वो ग्रजेस को अपने अंदर रखते हैं. परसीव्स अटैक्स ऑन हिज और हर कैरेक्टर और reputation that are not apparent to others and is quick to react angrily or to counterattack. कोई भी व्यक्ति उनसे जब भी बात करता है या उनके आसपास भी होता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो भी बोल रहा है वो मेरे कैरेक्टर या मेरी रेपुटेशन पे अटैक करने के लिए बोल रहा है, ऐसा वो परसीव करते हैं और इस वजह से वो क्विकली गुस्से में अपना रिएक्शन शो कर देते हैं या उस बात को काट देते हैं, काउंटर अटैक कर देते हैं. हैज़ रिकरेंट सस्पिशन विदाउट जस्टिफिकेशन रिगार्डिंग फिडेलिटी ऑफ स्पाउस और सेक्सुअल पार्टनर. बार बार डाउट करते हैं विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी लॉजिकल रीज़न और अपने स्पाउस पे या अपने सेक्सुअल पार्टनर पे विश्वास नहीं करते हैं, उनकी लॉयल्टी पे बार बार डाउटफुल होने लगते हैं. सो इन 7 में से 4 या उससे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक अगर प्रेजेंट होती है एक इंडिविजुअल में तो हम बोलेंगे कि उसको पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है. लेकिन उसके साथ साथ पॉइंट बी भी होना चाहिए. क्या है पॉइंट बी? डज नॉट अकर एक्सक्लूसिवली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ शिजोफ्रेनिया, अ बाइपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर्स और अनदर साइकोटिक डिसऑर्डर. मतलब ये कि शिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स भी काफ़ी कुछ इससे सिमिलर होते हैं. सो पहले हमें उसकी पॉसिबिलिटी को ख़त्म करना होगा. जो एक्सपर्ट्स हैं वो टेस्ट के थ्रू इस पॉसिबिलिटी को पहले ख़त्म करेंगे कि पेशेंट को बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं है, शिज़ोफ्रेनिया नहीं है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर नहीं है या और किसी प्रकार का कोई साइकोटिक डिसऑर्डर नहीं है या किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से वो फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट आ रहा है फॉर द टाइम बीइंग. ये सारी पॉसिबिलिटीज़ को रूल आउट करने के बाद ही हम कहेंगे कि उसके बाद भी अगर 4 या 4 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक एक पर्सन के अंदर इनमें से पाई जाती है तो कहेंगे हम उसे कि वो पर्सनालिटी पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है. नाउ ICD-10 का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, जैसा मैंने पहले कहा था कि ICD-10 के जो क्राइटेरिया हैं वो 7 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं. उनमें से मिनिमम 3 अगर प्रेजेंट हैं तो हम कहेंगे कि उस पर्सन को पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है. वो ट्रेट्स क्या क्या हैं? नंबर 1 एक्सेसिव सेंसिटिवनेस, टेंडेंसी टू परसिस्टेंटली बेयर ग्रजेस, सिग्निफिकेंट सस्पिशियसनेस, हम ऑलरेडी ये तीनों डिस्कस कर चुके हैं. अ कॉम्बेटिव एंड टेनेशियस सेंस ऑफ पर्सनल राइट, recurrent suspicions about fidelity of partner without justification, tendency to experience excessive self-importance. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर होता है कि जिस व्यक्ति को पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है वो अपने आप को ही बहुत ज़्यादा सेल्फ इम्पॉर्टेंस पे ज़्यादा फोकस करता है. इसीलिए उसको बार बार लगता है कि हर कोई मेरे बारे में बात कर रहा है, ये मेरे बारे में कॉन्स्पिरेसी कर रहा है और वो सामने वाले व्यक्ति को लेके हमेशा डाउटफुल रहता है. प्रीऑक्यूपेशन विथ अनसब्सटेंशिएटेड कॉन्स्पिरेशनल एक्सप्लेनेशन ऑफ इवेंट्स.
कोई भी घटना, कोई भी चीज़ें, सिचुएशन उनके आसपास घटित होती है तो उन्हें लगता है कि ये सब मेरे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है। नेक्स्ट इज़ क्लिनिकल फीचर्स। दैट मीन्स कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर अगर किसी व्यक्ति को होता है। सो एक्सेसिव डाउट करता है वो व्यक्ति, सामने वाले पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर पाता है, उन्हें लगता है कि जो भी अदर इंडिविजुअल हैं वो उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उन्हें धमकी, उनके अगेंस्ट में चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं। तो ये दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हॉलमार्क हैं पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर की। इसके अलावा जो इंडिविजुअल्स होते हैं जिन्हें पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है वो अफेक्टिवली रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। दैट मीन्स व्हाट, कि उन्हें उनके इमोशंस जो हैं वो रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं, दिखते नहीं हैं, और मोस्टली जिन लोगों को पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है उन्हें लगता है कि कोई हमें नुकसान पहुंचा देगा, कोई हमें एक्सप्लॉइट कर लेगा। फ्रेंड्स के साथ उनकी लॉयल्टी नहीं आ पाती है, फ्रेंड्स या जहाँ जिनके साथ वो लोग काम करते हैं उन लोगों के साथ वो ट्रस्टवर्दी नहीं रह पाते हैं, हमेशा अपने स्पाउस या सेक्सुअल पार्टनर की लॉयल्टी पे क्वेश्चन करेंगे, उनसे जेलस रहेंगे विदाउट एनी रीज़न। ऐसे जो पर्सन्स होते हैं मोस्टली उनमें वार्मथ की कमी रहती है, मतलब वो जब भी लोगों से मिलते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि वो लोगों से मिलकर खुश हैं, बहुत ही अपने आप को क्लोज रखते हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स हमेशा पावर और रैंक से इम्प्रेस्ड रहते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में आप पता नहीं कर सकते हो कि इस व्यक्ति को पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, आपको लगेगा कि यार ये बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड के साथ है। ऐसे लोग लॉजिकल बहुत होते हैं लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं। मोस्टली पावर और रैंक से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं, चीज़ें होती हैं, उस पर क्लोजली वो अटेंशन देते हैं और पावर और रैंक से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। सोशल सिचुएशन में ऐसे लोग हमेशा ऐसा दिखते हैं कि भाई बहुत ही एफिशिएंट है, एंटरप्रेन्योर टाइप के हैं, लेकिन वो उनके अंदर एक फियर रहता है, सामने वाले के साथ एक अनट्रस्टवर्दी कॉन्फ्लिक्ट से रहते हैं, दैट्स वाई वो वैसा शो करते हैं। मोस्टली वो अपने लोगों के साथ रिलेशनशिप में कोल्ड रहते हैं, एक दूरी बना के रखते हैं, कई बार कंट्रोलिंग हो जाते हैं, जेलस फील करने लगते हैं जहाँ पे स्पाउसेस और सेक्सुअल पार्टनर्स की बात आती हैं, और उन्हें हमेशा लगता है कि मैं तो हमेशा सही हूँ। किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी कॉन्फ्लिक्ट या किसी भी झगड़े में उन्हें समझ ही नहीं आता है कि उनसे कोई गलती हो सकती है। उन्हें लगता है कि नहीं, मैं तो सही हूँ, मैंने कोई गलती नहीं करी है, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है या जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो सामने वाले की वजह से हुई है। ऐसे लोगों को रिलैक्स करने में दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा बहस करते हैं, ज़िद्दी होते हैं, हॉस्टाइल होते हैं, आसानी से लोगों को माफ़ नहीं कर पाते हैं, ग्रजेस को हमेशा होल्ड करके रखते हैं। अगर उन्हें कोई क्रिटिसाइज़ कर देता है तो बहुत ही बुरा मान जाते हैं और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं। अगर हम एक नेमोनिक फॉर्म में पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोग साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं और हम बहुत सारे लोगों को मेमोरी टेक्निक्स और ये सारी चीज़ें सिखाते हैं, तो हमें भी याद रखने के लिए कुछ शॉर्ट फॉर्म्स, एक्रोनिम्स और नेमोनिक्स की ज़रूरत होती है। सो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर को हम याद रख सकते हैं गेट फैक्ट। गेट फैक्ट, जी मीन्स ग्रजेस रखते हैं बहुत लंबे समय तक, ई मीन्स उन्हें लगता है कि हम मुझे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, टी मीन्स सामने वाले की ट्रस्टवर्दीनेस पे डाउट करते हैं,
एफ मीन्स सेक्सुअल पार्टनर की फेडालिटी पे क्वेश्चन करते हैं। ए मीन्स उन्हें लगता है कि मेरे करेक्टर पे लोग अटैक कर रहे हैं। सी मीन्स रेयरली अपनी बातें किसी से डिस्कस करते हैं, सीक्रेट्स को रेयरली शेयर करते हैं। एंड टी मीन्स थ्रेटनिंग मीनिंग्स रीड इनटू इवेंट्स। दैट मीन्स कि जो भी उनके आसपास चीज़ें होती हैं उसको लगता है कि उसमें वो कहीं ना कहीं अपने लिए थ्रेट का मीनिंग परसीव कर लेते हैं। सो निमोनिक फॉर्म में पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर को याद रखने के लिए गेट फैक्ट याद रख लीजिए, सारे करेक्टरिस्टिक फीचर्स, इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर्स याद हो जाएंगे। नाउ पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर को हम लोगों को डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमने हर डिसऑर्डर के लिए हम पढ़ते हैं। सो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर को भी हमें पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया और बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर से डिफरेंशियली डायग्नोस करना पड़ता है। पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया में हेलुसिनेशंस, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर्स होते हैं, जबकि पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में हेलुसिनेशंस नहीं होते हैं, डेल्यूजन्स नहीं होते हैं। देन पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जो पेशेंट्स होते हैं, इंडिविजुअल्स जो होते हैं, वो लोगों के साथ ओवरली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सो ये बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर से हम इस कैरेक्टरिस्टिक से डिफरेंशियली डायग्नोस करते हैं। इसके अलावा शिज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर से भी इसको डिफरेंशियली डायग्नोस किया जाता है। शिज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर से जो पेशेंट्स जो इंडिविजुअल सफ़र करते हैं वो मोस्टली विथड्रॉन और अलूफ रहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और यहाँ पे डिस्कस करनी है कि आइडिया ऑफ रेफरेंस जो है वो कॉमन होता है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर पेशेंट्स के अंदर। आइडिया ऑफ रेफरेंस मतलब क्या? आइडिया ऑफ रेफरेंस जो होता है ये एक फॉल्स बिलीफ होता है कि जितने भी इररिलेवेंट चीज़ें आसपास हो रही हैं वो सब इंडिविजुअल से रिलेटेड है, उसको डायरेक्ट कर रही है। मतलब क्या कि जो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफ़र्ड इंडिविजुअल्स होते हैं उन्हें लगता है कि सारी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो सब मेरे से रिलेटेड है, मुझे डायरेक्ट करते हुए हो रही है। सो ऐसे जो लोग होते हैं ना वो हमेशा उन्हें ये लगता है कि से फॉर एग्जांपल कि अगर एक पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफ़र्ड एक इंडिविजुअल जा रहा है और वहाँ पे 3-4 लोग खड़े हुए हैं तो उसे लगेगा कि 3-4 लोग मेरे ही बारे में बातें कर रहे हैं। दैट इज़ द आइडिया ऑफ रेफरेंस। फॉल्स बिलीफ हमारे इंडिविजुअल्स के अंदर डेवलप हो जाता है। नाउ अगर ट्रीटमेंट की बात करें सो इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, सपोर्टिव साइकोथेरेपी सजेस्टेबल है, बट मोस्टली जो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफ़र्ड लोग होते हैं वो कभी भी ट्रीटमेंट अपनी मर्ज़ी से लेने नहीं आते हैं और हमेशा वो उस ट्रीटमेंट को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। ड्रग ट्रीटमेंट का लिमिटेड रोल है, बट यस ड्रग्स यूज़ होती हैं कुछ चीज़ों को नॉर्मल करने में। जब कोई सिम्टम बहुत ज़्यादा होने लगता है, लाइक अगर डेल्यूजन्स की सीवियरिटी थोड़ी बढ़ने लगती है तो उस केस में हम मेडिसिन्स पे जाते हैं। बट मेडिसिन्स या साइकोथेरेपी और इनसे अगर हम ये सोचें कि वो पर्सन एकदम ठीक हो जाएगा तो नहीं, पूरी तरीके से पर्सन ठीक नहीं हो पाता है। बस ये है कि अपनी लाइफ में कंट्रोल्ड वे में वो अपनी लाइफ को जी सकता है। जो दूसरों को बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं ऐसे डिसऑर्डर्स के होने के कारण, उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। यहाँ पे जब हम साइकोथेरेपी की बात करते हैं सो साइकोथेरेपी में इम्पॉर्टेंट होता है जो थेरापिस्ट है वो उसे हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्डली अपनी पूरी डीलिंग करनी चाहिए पेशेंट के साथ। और अगर किसी वजह से थेरापिस्ट लेट हो गया है थेरेपी सेशन में आने में या किसी वजह से जो है नहीं आ पा रहे हैं, सेशन नहीं ले पा रहे हैं, सो उसको ऑनेस्टली अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए अपोलोजाइज कर लेना चाहिए। अदरवाइज़ जो पेशेंट है जिसको पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो उसे एक डिस्ट्रस्ट
डेवलप हो जाएगा। थेरापिस्ट को ये भी ध्यान में रखना होता है ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करते समय कि ट्रस्ट और टॉलरेशन फॉर क्लोजनेस उनके अंदर नहीं है। दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा इंटीमेट रिलेशनशिप में बिलीव नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। सो दैट्स वाई ग्रुप थेरेपी यहाँ पे सजेस्टेबल नहीं रहती है। इंडिविजुअल साइकोथेरेपी यहाँ पे ज़्यादा सजेस्टेबल और एडवाइजेबल थेरेपी होती है। कई बारी होता है कि पेशेंट्स को ग्रुप साइकोथेरेपी में रखा जाता है ऐसे पेशेंट्स को। उससे कोई पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, बस ये है कि थोड़ी बहुत सोशल स्किल्स उन पेशेंट्स की इम्प्रूव हो जाती है। ये जो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है, पर्सन की थ्रू आउट द लाइफ ये चलता है। ये ज़रूर है कि कुछ लोग जिन्हें पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है वो अपने इस डिसऑर्डर के साथ अपनी मैरिटल लाइफ में और अपनी ऑक्यूपेशनल लाइफ में ठीक ठाक फेयरली वेल जिसे हम कहेंगे वैसा वो एक लाइफ निकाल लेते हैं, लेकिन सब लोगों के साथ ये केस नहीं होता है। मोस्टली लोग जो हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है इस डिसऑर्डर के कारण, क्योंकि एक तो क्या होता है ना कि खुद तो मानते ही नहीं है कि उन्हें डिसऑर्डर है, ट्रीटमेंट लेना पसंद नहीं करते हैं, दूसरे घर वाले अगर उन्हें ट्रीटमेंट के लिए ले जाते भी हैं तो बार बार वो रिफ्यूज़ करते हैं। सो दैट्स वाई वो उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट आ भी नहीं पाता है ट्रीटमेंट का जितना आना चाहिए। इन जनरल अगर हम बात करें तो जो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिन लोगों को होता है उन्हें लाइफ लॉन्ग अपनी वर्किंग लाइफ में और सोशल लाइफ में दिक्कतें आती हैं, ऑक्यूपेशनल और मैरिटल प्रॉब्लम्स उनके लिए कॉमन रहती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर विच इज़ अ सब टाइप ऑफ द क्लस्टर ए। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लस्टर ए का सेकेंड सब टाइप शिज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे।